हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लासेस आपके उसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 क्लासेस का चैप्टर नंबर 2 विलियन, जिसका मॉड्यूल नंबर 8। आपको याद होगा कि मॉड्यूल नंबर 7 में किन किन तथ्यों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो वहां अध्ययन किया था हमने ठोसों की द्रव में विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सी? ठोस पदार्थ को, जो विलेय पदार्थ है हमारा वो ठोस है और जो विलायक है वो द्रव है। तो ठोस को हम जाने, हमने द्रव में डाला और द्रव में डालने के बाद कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से वो ठोस उस द्रव में ज्यादा घुलता है। इज दैट क्लियर? तो प्रभावित करने वाले कारक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताए थे? ठीक है, विलेयता की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? एक निश्चित ताप पर विलायक के, द्रव विलायक के 100 ग्राम में, द्रव विलायक के 100 ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा जो उसका संतृप्त विलयन बना दे वो विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इज दैट क्लियर? और प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक मैंने आप लोगों को बताया था, विलेय और विलायक की प्रकृति, जो घुल रहा है वो और जिसमें घोला जा रहा है वो प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यहां क्या मतलब निकलेगा? समान नेचर वाला ठोस विलेय पदार्थ उसी तरह के नेचर वाले द्रव विलायक के अंदर अधिक घुलता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उसमें अपन वीडियो में अपन बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा उसमें? दूसरा पॉइंट था उसमें ताप का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव ठोसों की द्रव्य विलेयता पर नहीं लगता, ये कह दिया जाए कि बहुत नेगोशिएट होता है। ठीक है, फिर दूसरा आया हमारा विलयन, जिसमें हमें क्या पढ़ना था? गैसों की द्रव में विलेयता। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? विलेय हमारा गैस है और विलायक हमारा द्रव है। गैसों की द्रव में विलेयता हमने बताया था, गैस है, द्रव विलायक में कम या अधिक मात्रा में विलेय होती हैं। बहुत उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। जैसे किसी पानी को अगर मैं बॉईल कर रहा हूं तो क्या देखता हूं मैं? उसमें घुली हुई गैसें बाहर बुलबुलों के रूप में निकल रही, इसका मतलब घुली हुई थी। ठीक है, जब कभी पानी में बदबू आती है तो हम क्या कर सकते हैं? उस पानी को बॉइल्ड कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसमें घुली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जलीय जीव जंतु क्या करते हैं? पानी में जो ऑक्सीजन कुछ मात्रा में जो घुली रहती है वो अपने श्वसन के लिए उपयोग में लेते रहते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण बताए थे मैंने आपको। कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसके अंदर CO2, सोडा वाटर पीते हैं तो उसके अंदर CO2 घुली हुई रहती है। राइट? ऐसे बहुत अधिक व्यावहारिक उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो गैसों की द्रव्य विलेयता और उसे प्रभावित करने वाले कारक वहां भी हम लोगों ने पढ़े थे। वहां भी मैंने बताया था गैस का नेचर कैसा है, गैस की प्रकृति कैसी है। अगर कोई गैस द्रव विलायक के साथ यौगिक बना ले, उसके साथ जुड़ जाए, यौगिक बना ले, बंधित हो जाए, या फिर गैस आयनों में टूट जाए, दोनों ही स्थितियां ऐसी है जिसमें गैस का अपना अस्तित्व, जिसमें वो गैसी रूप में रहती है, बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होती है। राइट? हमारे रक्त में भी ऑक्सीजन विलेय रहती है, ये हमें मालूम है। जिससे क्यों रहती है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ एक संयोग करके एक संकुल, एक यौगिक बनाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट? अच्छा, ऑक्सीजन जल में यौगिक नहीं बनाती। हां, कुछ मात्रा में जल में भी घुली है, लेकिन जल की तुलना में रक्त में क्यों ज्यादा घुलती है? क्योंकि रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ वो यौगिक बनाती है। मैंने ये बताया था, गैसें द्रव विलायक में कम या अधिक मात्रा में घुली होती हैं। राइट? अधिक मात्रा में कौन सी गैसें घुली हो सकती हैं? नंबर 1, जो गैसें द्रव विलायक के साथ यौगिक बना लें, उनके साथ जुड़ जाएं, ठीक है, या फिर आयनों में टूट जाएं, वो गैसें उस द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा मैंने आपको यह बताया था कि वहां भी ताप का प्रभाव,
ठीक है। और ताप के प्रभाव के जस्ट बाद मैंने बात रखी थी, ताप का प्रभाव तो समझ में आ रहा है, जब बॉइल्ड कर रहे हैं तो गैसें बाहर निकल रही है कि नहीं, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलीयता सामान्यतया कम होती है। कुछ गैसें अलग हैं, जैसे H2 है बेटा, हीलियम है। H2 और हीलियम ऐसी गैसें हैं जिनमें ताप बढ़ाने के साथ साथ उनकी द्रव्य विलीयता बढ़ती है, क्योंकि यह प्रक्रिया उस वक्त ऊष्मा शोषी हो जाती है H2 और हीलियम की। ठीक है ना, आपको समझाया था, नोट्स में भी अवेलेबल है। आज की हमारी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेकिन एक बात मैं आपको यह बता दूं कि हमारे आज के इस वीडियो में एक नियम जो आएगा ना, हेनरी नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। लेकिन अभी मैं आपको 12th क्लासेस के लेवल से ही उस हेनरी नियम को समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन एक मेरा अलग वीडियो, ऐसे तमाम वीडियो मेरे अलग भी आएंगे, आप लोग उनको सर्च करेंगे साइट पर, आगे आएंगे, अभी नहीं। तो साइट पर सर्च करने पर क्या नजर आएगा आपको कि उसमें मैं हेनरी नियम को कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बताऊंगा। यानी हेनरी नियम पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे, हेनरी नियम के कई कथन हैं वो होंगे। यहां पर केवल एक ही कथन पर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट, 12th क्लास के सिलेबस के मुताबिक। सो हेयर हेडिंग इज गैसों की द्रव में विलीयता। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, गैसें द्रव में कम या अधिक मात्रा में विलय होती हैं। अब बात आती है कि वो विलयता और उसे प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक बेटा? दाब का प्रभाव, राइट। इस दाब के प्रभाव को समझने के लिए आप कुछ व्यवहारिक उदाहरण अपने मस्तिष्क में भर सकते हैं, मस्तिष्क में ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। क्या उदाहरण ले सकते हैं बेटा? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो होती हैं, सोडा वाटर की जो बोतलें होती हैं, उनमें क्या होता है बेटा? उनमें यह होता है कि जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर घुली हुई है। बात समझ में आ रही? तो ये गैस जो घुली हुई है, वो ज्यादा घुली हुई है, वो किस बेस पर है? दाब बढ़ाकर, उस वक्त उनमें अधिक दाब करके गैसों की विलीयता को कोल्ड ड्रिंक या उसके अंदर विलय किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो गैसों की द्रव्य विलीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में यह दाब का प्रभाव है, राइट। तो अब हम यहां यह समझने की बात करेंगे कि दाब का प्रभाव जो मैंने बताया था, जनरली दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलीयता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। विलीयता, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है ना, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए, इसे समझने के लिए बोर्ड पर बेटा मैंने एक पात्र लिया, राइट। इस पात्र में बेटा ये द्रव भरा हुआ है, ओके, द्रव, राइट। अब आपने जो बात मैंने अभी आपसे कही थी, ये ऊपर जो है बेटा ये गैस है। दो बातें हैं, या तो मैं किसी द्रव में किसी गैस को भी लेकर रहा हूं तो मेरी इच्छा है मैं जिस गैस को लेना चाहता हूं, ठीक है, या फिर अगर मैं खुले पात्र को भी, पानी में भरे हुए उस खुले पात्र को भी रख दूं तो वायुमंडल की गैसें उसके अंदर कम या अधिक मात्रा में अपने आप, मैं नहीं खोलना चाहता, मैं नहीं विलय करना चाहता, अपने आप उसके अंदर ये गैस के अणु इसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। इस बात का प्रमाण क्या होता है बेटा? इस बात का प्रमाण यह होता है कि अगर पानी को जब उबाला जाता है और उसमें बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब उसमें गैसें घुली हुई थी। तो बेटा अब ये जो मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, नीले कलर का जो दिखाया गया वो द्रव था और इसमें लाल कलर के ये जो पॉइंट बनाए हैं ये गैस हो गई। तो अब ये केवल एक घटक नहीं है, अब ये हो गया विलयन बेटा। अब इससे मैं कहूंगा विलयन। कैसा विलयन? गैस का द्रव में बना विलयन, ओके, ऐसा कहेंगे कि नहीं अपन? सोचो, गैस का द्रव में बना हुआ विलयन हो गया। द्रव यानी नीले कलर से मैंने इंडिकेट किया था, और ये गैसें मैंने कुछ नहीं किया, गैसें अगर इसके ऊपर रख दी जाए, भर दी जाए, तो ये गैसें इसके अंदर अपने आप कुछ मात्रा में, कम या ज्यादा डिपेंड करेगा नेचर पर, जो बात मैंने आपको बताई, ठीक है ना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इसके अंदर विलय होती है। इज दैट क्लियर? ये विलय हो गई और ये विलय होना जारी रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इनमें स्थापित हो गया बेटा साम्य। साम्य का मतलब क्या हो गया
कि अब इससे ज्यादा जिस तापक्रम पर यह हो रहा था उसको कह दिया मैंने T, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारे लिए निश्चित या स्थिर ताप हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये होना इस बात के लिए है क्योंकि ताप का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान के चलिए एक पात्र में मैंने पानी भरा और मैंने उसे खुले वातावरण रोक दिया, तो उसके अंदर उस तापक्रम पर उस वायुमंडल की गैसों को जो घुलना था वो घुल चुकी, अब इससे ज्यादा नहीं घुल रही, उससे ज्यादा विलय नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां साम्य स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। और साम्य स्थापित होने का मतलब या साम्यावस्था का मतलब होता है कि अब दोनों दिशाओं में क्रियाएं समान वेग से घटित हो रही हैं। कौन कौन सी दोनों दिशाओं से बेटा? गैसों की द्रव विलयन में जाने की प्रवृत्ति, गैस की द्रव में जाने की दर, द्रव का मतलब ये विलयन, विलयन की भौतिक अवस्था यहां द्रवी होगी बेटा, जाने की दर, ठीक है, बराबर होगी विलयन से गैस के बाहर निकलने की दर। विलयन से मतलब उस द्रव विलयन से गैस की बाहर निकलने की दर, गैस की बाहर निकलने की दर, ठीक है। इसी को अपन साम्यावस्था कहेंगे बेटा, ठीक है। तो साम्यावस्था का मतलब अब साम्य स्थापित हो चुका है, अब इससे ज्यादा गैस इसके अंदर विलय नहीं हो रही, जबकि क्रिया नहीं है। साम्यावस्था पर क्रिया रुकती नहीं है, यह बात दिमाग लें। क्रिया दोनों दिशाओं में बराबर वेग से चलती रहती है, राइट। तो ये गैस के अणु इसमें अगर विलय हो रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, तो यहां से ये गैस के अणु बेटा बाहर भी जा रहे हैं। इस अवस्था को कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम, राइट। इसका मतलब अगर मैं यहां ना तो गैस को बदलूं, ना विलायक को बदलूं, ना ताप को बदलूं, ना दाब को बदलूं, तो आप कहोगे सर फिर तो ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब प्रभावित करने वाले कारकों में अपन क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या किया, इस डायग्राम को दोबारा समझने की प्रयास कीजिए बेटा। जब साम्यावस्था स्थापित हो गई तो हमने क्या किया, इसके ऊपर बेटा बल लगाया, या कह दे पिस्टन के द्वारा दाब लगाया, राइट। ये पिस्टन कर दिया हमने। साम्यावस्था हो जाने के बाद अब आप ध्यान रखिए, जितना घुलना था वो घुल चुकी है। अब साम्यावस्था के बाद हमने इसके ऊपर पिस्टन लगाया, तो अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा ये देखिएगा। तो अब पिस्टन के द्वारा जब हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये लेवल नीचे खिसकेगा, जिसे मैं इस डायग्राम में, अब समझिएगा, ये वही है बेटा, ये वही गैस के अणु जितने थे, राइट, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब ये गैस थी, तो जब पिस्टन लगाएंगे तो गैस के कण जो है बेटा और पास पास आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जो इतने आयतन में ये गैस के कण स्थान घेर रहे थे ना, वो अब पास पास आ गए। मतलब अब ये स्थिति बना दी मैंने, ये स्थिति बना ली। तो पूर्व की स्थिति जब कोई दाब हमने नहीं लगाया था, कोई पिस्टन नहीं रखा था, जितना घुलना था वो घुल चुकी, अब इससे ज्यादा नहीं घुल रही। साम्यावस्था स्थापित हो गई, इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। और साम्यावस्था का मतलब हो गया इस गैस की द्रव विलयन में जाने की प्रवृत्ति, जाने की दर बराबर हो गई विलयन से गैस के बाहर निकलने की दर। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर और विपरीत दिशा में चलती रहेगी, अगर प्रभावित ना किया जाए, तो हम कहेंगे अब इससे गैस ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर 50 कण अंदर जा रहे तो 50 कण बाहर भी जा रहे, ठीक है। तो जितना है वो स्थिर हो गई मात्रा, राइट। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो रही। अब मैं चाहता हूं कि मात्रा ज्यादा या कम कैसे हो, या ज्यादा कैसे हो, तो हमने क्या किया, पिस्टन लगाया, ये ठीक है ना। ये पूर्व की स्थिति हो गई जब पिस्टन लगा जरूर है, लेकिन हमने दाब नहीं लगाया, बल नहीं बढ़ाया, राइट। अब लगाते ही क्या होगा, ये सारे के सारे अणु बेटा अब पास पास आ जाएंगे। अब देखिए इस स्थिति का आयतन और इस स्थिति के आयतन में देखिए, यहां ज्यादा आयतन में अणु और यहां कम आयतन में, लेकिन अणु उतने ही जितने आए। अगर यहां 100 अणु है तो 100 अणु यहां भी है, लेकिन आयतन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, राइट। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि अब इस आयतन में, जिसको अगर मैं इकाई मान लूं, तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या में क्या होगी बेटा, वृद्धि हो गई। इकाई आयतन में अब का मतलब है जब हमने यहां पर पिस्टन लगा दिया, राइट। अब इकाई आयतन में अब
प्रति इकाई आयतन में अब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। राइट, अब का मतलब क्या हुआ बेटा, जब हमने इसके ऊपर पिस्टन बढ़ा दिया, बल लगा दिया, ये समझ लो, ठीक है ना, वजन रख दिया, बल हो गया, एक तरीके से बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिएगा, आयतन कम हो जाएगा तो बेटा अणु एक दूसरे के सन्निकट आएंगे, टकराने लगेंगे, और ये इस द्रव की सतह पर भी टकराएंगे, इस द्रव की सतह पर भी टकराएंगे। अब क्या हो गया बेटा, अब ऐसी स्थिति में साम्यावस्था नष्ट हो गई, अब साम्यावस्था नहीं रही। ठीक है, साम्यावस्था पर दोनों रिएक्शन, दोनों प्रक्रियाएं बराबर और विपरीत चल रही थी, अब साम्यावस्था बिगड़ गई, और साम्यावस्था अब बिगड़ गई तो क्या होगा सोचिए, अब ये गैस के अणु पास पास आ गए, टकराने लगे, सतह से भी टकराने लगे। अब ये साम्य बिगड़ गया तो ये गैस के अणु क्या होंगे बेटा, अब इस स्थिति का दाब और इस स्थिति का दाब, तो क्या नहीं सर, दाब अब ज्यादा हो गया, ध्यान रखिए, दाब अब ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? दाब ज्यादा हो गया तो अब दाब कम कैसे होगा, मतलब तो ये गैस के अणु के सर यहां से हट जाए का मतलब गैस के अणु कहां जाने लगेंगे बेटा, अब ये गैस के अणु इस द्रव विलयन में जाने लगेंगे, एक ही दिशा में क्रिया हो रही है, गैस के अणु द्रव विलयन में, गैस के अणु द्रव विलयन में, गैस के अणु द्रव विलयन में। ऐसा कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि एक नया साम्य स्थापित नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही? तब तक यह क्रिया जारी रहेगी। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यह निकला कि जब नया साम्य स्थापित होगा तब तक अगर यह हो रहा है तो आप ये कहोगे अब इसमें का मतलब समझ रहे, अब इस द्रव विलयन में गैस की घुली हुई मात्रा पहले की तुलना में ज्यादा है कि नहीं? अब इसमें पहले की तुलना में गैस की घुली हुई मात्रा ज्यादा है, यानी क्या मतलब निकला, गैस की घुली हुई मात्रा, लिसन केयरफुली, अगर मैं ये कहूं कि m बराबर गैस की घुली हुई मात्रा, और घुली हुई मात्रा, उसी मात्रा को तो हम लोगों ने विलेयता कहा है बेटा, मतलब विलेयता, गैस की घुली हुई मात्रा यानी विलेयता। और P के बारे में क्या कह रहा हूं मैं, साम्य पर दाब लगाया गया, साम्य पर गैस का लगाया गया दाब, साम्य पर गैस का दाब। अब बताइए इन दोनों में आप क्या रिलेशन बनाएंगे, आप क्या कह रहे हैं कि साम्यावस्था पर अगर दाब बढ़ाया जाए, दाब कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर बल लगाया जाए तो गैस के अणु पास पास आएंगे तो दाब पहले की तुलना में ज्यादा हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसा होने से इसमें मतलब क्या निकला, इस विलयन में, इस द्रव विलयन में गैस ज्यादा घुली होगी। इज दैट क्लियर? मतलब M समानुपाती P, दैट इज द हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या हुआ बेटा, हेनरी का नियम यह हुआ, अगर आप परिभाषा के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हेनरी के नियम को अगर मैं यहां लिखता हूं इसी M समानुपाती P को, तो आपका अर्थ यह होना चाहिए निश्चित ताप पर, या कह दें आप स्थिर ताप पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर, ठीक है, गैस की घुली हुई मात्रा जिसको मैं M से प्रदर्शित कर रहा हूं, यहां भी मैं बता चुका हूं, गैस की घुली हुई मात्रा साम्य पर गैस के दाब के समानुपाती, दाब यानी P के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, समानुपाती होती है। इज दैट क्लियर? दैट इज द हेनरीज लॉ। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, मैंने प्रैक्टिकली तरीके से भी बताया उसको इस तरह से, स्थिर ताप पर, यानी जितना ताप यहां था ना बेटा, ताप तो उतना ही यहां रखना है, ताप नहीं बदलना आपको, क्योंकि ताप बदलने से तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जितना यहां था, जब गैस कम घुली हुई थी, दाब यहां कम था, ठीक है ना, उतने ही ताप पर अब हमने गैस का दाब बढ़ा दिया। बढ़ कैसे गया, पिस्टन लगाने से गैस के अणु पास पास आ गए, तो कम आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ गई। राइट, समझ में आ गई बात? अणुओं की संख्या बढ़ गई तो वो बढ़े हुए अणु क्या करने लगेंगे, अब इस पृष्ठ पर टकराएंगे, मतलब इसके अंदर जाने लगेंगे। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि नया साम्य स्थापित नहीं होता, तब तक गैस के अणु उस द्रव विलयन के अंदर जाते रहेंगे। और द्रव विलयन में अगर गैस के अणु ज्यादा पहुंचे हैं
तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इस द्रव विलयन के अंदर गैस की घुली हुई मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा कब हो पाया? दाब बढ़ाने पर। तो स्थिर ताप पर गैस की घुली हुई मात्रा यानी स्मॉल m साम्य पर गैस के दाब यानी P के समानुपाती होती है। और समानुपाती का चिन्ह अगर हम यहां से हटाते हैं तो बराबर ला सकते हैं आप लोग, m बराबर Kp, और K क्या चीज है? यहां स्थिरांक है, ठीक है। तो m बराबर हो गया गैस की घुली हुई मात्रा, P बराबर हो गया साम्य पर गैस का दाब, और K बराबर हो गया यहां पर स्थिरांक। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। हम अभी अपने बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस बोर्ड में हेनरी के नियम की यह बात रखी गई, लेकिन हमारे एनसीईआरटी का जब बोर्ड है तो एनसीईआरटी के बोर्ड में हेनरी ने इसी बात को, ध्यान से सुनिएगा, हेनरी ने इसी बात को और भी तरीके से प्रस्तुत किया। और भी तरीके से कैसे प्रस्तुत किया, ठीक है ना। फटाफट पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कुछ बात मेंशन करनी है, स्क्रीनशॉट लेना जानते ही है ना आप लोग, ले लिया फटाक से, ओके बेटा। तो मैं अब यहां से इसे हटा दूं, राइट। इसे हटाने के बाद मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। हम बात हेनरी के नियम की कर रहे हैं। हेनरी क्या कहना चाहते हैं ये सुनिएगा। हेनरी का कहना क्या है, उस बात को मैं प्रूव कैसे करूंगा वो सुनिएगा। वो ये है, आपके उन छात्रों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड में अपना एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ी बात मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। वो क्या सुनेंगे, देखिए स्मॉल m मतलब गैस, ये लिखा, इसका मतलब गैस की घुली हुई मात्रा। इज दैट क्लियर? अगर गैस की घुली हुई मात्रा ज्यादा है तो मात्रा से हम लोग मोल कर सकते हैं, ये मात्रा बढ़ेगी तो अपन कह सकते हैं गैस के मोल ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल निकालने का तरीका क्या होता है, जिसके मोल निकाल रहे हैं उसकी मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो मात्रा ज्यादा होगी, मोलर द्रव्यमान तो वही होगा, मोलर द्रव्यमान थोड़ा ना बदलेगा। तो मात्रा ज्यादा होगी तो मोलों की संख्या ज्यादा होगी, ये बात दिमाग में रखिए, ये तीर का चिन्ह। गैस की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? और गैस के मोलों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो, ध्यान से सुनिएगा, गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो, गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो गैस का मोल अंश भी ज्यादा होगा। क्योंकि मोल अंश कैसे निकाला जाता है, किसी भी घटक का मोल अंश बराबर उसके मोलों की संख्या, मतलब गैस की बात करें तो गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। इज दैट क्लियर? और उसके अगर मोलों की संख्या ज्यादा है तो मोल अंश भी ज्यादा होगा। तो हेनरी ने अपनी अगले कथन में, अनदर स्टेट में, गैस की मात्रा के प्लेसेस पर उन्होंने मोल अंश लिया। यहां तक आ रही बात समझ में? अब मैं आपको उससे प्रूव कर रहा हूं। एक होता है डायरेक्ट मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। तो मैंने लिखा एक्स गैस समानुपाती पी गैस। अब ये जो पी गैस है ये गैस का आंशिक दाब है। यहां थोड़ा सा क्या फर्क है, आंशिक दाब है, जिसे मैं आपको आगे बता रहा हूं। समानुपाती का चिन्ह अगर मैं हटाता हूं तो मैं लिखूंगा एक्स गैस बराबर के एच, अब सॉरी के डैश, राइट, के डैश या के कह सकते हैं आप लोग, और ये लिख दिया अपन ने पी गैस। इज दैट क्लियर? पी गैस को मैं इधर लेकर आता हूं बेटा, तो मैंने लिखा पी गैस बराबर बराबर, अब आप देखिए ये लिख सकता हूं 1 अपॉन के, चलिए के ही ले लेता हूं मैं आपको, 1 अपॉन के इंटू एक्स गैस। इज दैट क्लियर? पी गैस बराबर 1 अपॉन के इंटू एक्स गैस। आगे आप इधर इस मटेरियल को आप लोग इधर समझेंगे। अब आप लोग 1 अपॉन के को, चूंकि 1 अपॉन के को अगर मैं के एच कह दूं, और के एच यहां कहलाता है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। इज दैट क्लियर? हेनरी स्थिरांक। अब अगर मैं के एच यहां लिखता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। अब आप देखिएगा एक्स गैस, ठीक है। अब इन दोनों में एक फर्क है आपको कि सर ये तो इधर का उधर कर दिया, इसका उधर कर दिया। दरअसल यह समानुपाती का स्थिरांक यहां लगाना है, इसको बराबर लगा के तो आप 1 अपॉन के लगाओगे, 1 अपॉन के लगाओगे या फिर के एच लगाओगे, एक ही बात है जो मैं लिख चुका हूं, जिसे अपन हेनरी स्थिरांक कह रहे हैं अपन। इज दैट क्लियर? अब आप ये समझिए कि आगे चलकर हेनरी ने इसी बात को, गैस की घुली हुई मात्रा को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया, मोल अंश के रूप में व्यक्त किया।
तो आगे जाकर हेनरी नियम के इस नियम के अलावा ये तो लिख सकते हैं आप लोग, यही लिखना है आपको, आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, ठीक है, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप इसके अलावा ये परिभाषा को भी शामिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये डायरेक्टली था, ये मैंने आपको प्रूव किया यहां से ले जाकर। आप ये समानुपाती का जब यहां चिन्ह हटाएंगे, देखिए यहां हटाएंगे तो आपको के लाना है, इज दैट क्लियर? और यहां हटाएंगे तो आपको 1/k यानी हेनरी स्थिरांक लाना होगा, ठीक है। आप ऑलमोस्ट आप ये याद रख सकते हैं जो मैंने ये बताने का प्रयास किया। अब आप देखिए हेनरी का नियम समझ में आया आप यहां से, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो बात भी देख सकते हो। और मैंने एक और बात बताई थी, डिटेल्स में न्यूमेरिकल वगैरह जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में होंगे उनको हेनरी का एक नियम पर्टिकुलर में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, कि सर ये भी तो हेनरी का नियम है। देखिए बोर्ड और कॉम्पिटिशन एग्जाम में फर्क है। कॉम्पिटिशन एग्जाम जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे, उसमें हम तथ्यों को देखेंगे केएच कौन किन किन पर निर्भर करता है, ताप पर, दाब पर किस तरह का निर्भर करे, वो सारी बातें। तो वो थोड़ा सा वीडियो में यहां उन छात्रों के लिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो बात आप लोग अलग से वीडियो में देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहां अब आपसे क्या कहने जा रहा हूं, अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब देखिए हेनरी कुछ कहना चाहते हैं, हेनरी ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने जो नियम दिया है ना कि एम समानुपाती पी वाला कि दाब बढ़ाते जाएंगे तो गैस की द्रव्य विलेयता भी बढ़ती जाएगी, ऐसा हमेशा रहे यह आवश्यक नहीं है। इस नियम के साथ साथ मेरी कुछ लिमिटेशन है, मेरी कुछ सीमाएं हैं, इस नियम को बांधती हैं, वो समझना जरूरी है। तो नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी नियम की सीमाएं, इज दैट क्लियर? सीमाएं। अब वो हेनरी क्या कहते हैं, नंबर 1, हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि कौन सी गैसें द्रव में ज्यादा घुलेंगी। तो कौन सी गैसें द्रव में ज्यादा घुलेंगी कि सर जो गैसें द्रव के साथ संयोग करके यौगिक बना ले या फिर अपने आयनों में टूट जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका अपना आणविक रूप बदल जाता है। इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न यहां लिखता हूं, और वो छोटा सा प्रश्न क्या है तो बात आपके दिमाग में और बढ़ जाएगी। क्या है वो प्रश्न, ये समझिएगा। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये है कि अमोनिया HCl जैसी गैसों की जल में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता, हेनरी का नियम लागू नहीं होता, जबकि इन गैसों का जबकि बेंजीन में लागू होता है। क्यों? इन गैसों का बेंजीन में लागू होता है। क्या लागू होता है? हेनरी का नियम बेंजीन में लागू होता है। क्यों होता है? क्यों? क्वेश्चन मार्क। यही बात समझने के लिए लिमिटेशन को समझना जरूरी है। देखिए है क्या बेटा, अमोनिया और HCl ये ध्रुवीय गैसें हुई, ठीक है, और हमें मालूम है कि जल भी कैसा है, हमारा ध्रुवीय विलायक है, बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय विलायक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये गैसें इस जल में पहले से ही अधिक घुलनशील होती हैं, क्योंकि अमोनिया जल के साथ जल यानी H2O जिसको मैं HOH कह रहा हूं, संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड यौगिक बना लेगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बाद में आयनों में टूटे रहेंगे। कुल मिलाकर इसने इसके साथ संयोग कर लिया, राइट। HCl जल में यानी H2O में, ये कह दूं मैं H2O में, इस रूप में रहेगी H3O धनायन प्लस Cl निगेटिव
हम लोग क्या करते हैं बेटा, सरल वे में कह देते हैं H9 प्लस Cl नेगेटिव दोनों एक ही बात है। इज दैट क्लियर? मतलब इन गैसों का अपना अस्तित्व गैसी रूप में NH3 का NH3 के रूप में रहेगा, HCl का HCl के रूप में रहेगा, लेकिन जल के अंदर क्या हो गया, जल में इनका वो अस्तित्व नष्ट हो गया जो इन्हें गैसी रूप में रहने की इजाजत देता है। अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हो गई, HCl आयनों में टूट गई। इसका मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया था प्रभावित करने वाले कारकों में, अगर कोई गैस किसी विलायक के साथ यौगिक बना ले या आयनों में टूट जाए तो ऐसी गैसों की द्रव्य विलेयता ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या निकला, अगर ये गैसें जल में हैं मतलब ज्यादा घुली हुई पहले से ही है, और हम अब ये सोचें पहले से ज्यादा घुली हुई हैं, और हम अब ये सोचें कि दाब बढ़ाने पर, हेनरी ये कहते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, तो ये बात लागू नहीं होगी। इसका क्या अर्थ निकला, इसका हेनरी क्या कहते हैं कि गैस का आणविक रूप नहीं बदलना चाहिए, आणविक रूप नहीं बदलना चाहिए। किसमें, उस द्रव में डाले जाने के बाद गैस का आणविक रूप द्रव में नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, उसी रूप में रहना चाहिए। अब इसका व्यवहारिक अर्थ समझिए, अगर कोई गैस का द्रव में आणविक रूप नहीं बदल रहा, इसका मतलब क्या है, वो उसके साथ ना तो यौगिक बनाए, ये बना रही है, यौगिक ना बनाए, और ना वो आयनों में टूटे। क्योंकि अगर यौगिक बना लेती है और आयनों में टूट जाती है तो वो गैसें ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा घुली होती हैं, और जो गैसें पहले से ज्यादा घुली होती हैं तो मेरा ये नियम हमेशा लागू नहीं होगा कि दाब बढ़ाने पर विलेयता को मैं और बढ़ा सकूं। राइट? तो कब, किन स्थितियों में हेनरी का ये नियम फॉलो होगा, तो कहते हैं अगर कोई गैस उसका आणविक रूप द्रव में अगर बदलता नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसका मतलब वो गैस पहले से ही उसमें बहुत कम घुली है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर मैं कहूं कि अगर यहां एक और प्रश्न बना दिया जाए, H2, N2, O2 गैसों की द्रव में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू होता है। इन गैसों की जल में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू होता है। क्यों होगा? क्योंकि इन गैसों का जल में आणविक रूप नहीं बदलता। आणविक रूप नहीं बदलता का मतलब है ये गैसें जल के साथ ना तो यौगिक बनाती हैं ना ये आयनों में टूटती हैं, इसलिए ये गैसें जल में अधिक विलेय होंगी। कब विलेय कब होंगी, ध्यान रखिएगा, ये तब होंगी जब दाब बढ़ाएंगे तो इन गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी। मतलब ये पहले दाब बढ़ाने से पहले नॉर्मल स्थिति में ये गैसें जल के अंदर बहुत कम घुलती हैं, लेकिन दाब बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो गैस उस द्रव के साथ ना तो यौगिक बनानी चाहिए ना वो आयनों में टूटनी चाहिए, अर्थात उसका आणविक रूप बदलना नहीं चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना? दूसरी बात ये कहेंगे कि दाब बहुत अधिक ना हो, दाब बहुत अधिक ना हो। अब आप कहोगे ये तो कंट्रोवर्सी हो गई, यानी पहले से ही ये दाब अगर अधिक होगा, यानी मैं करना चाहता हूं दाब बढ़ाकर गैसों की द्रव्य विलेयता, और मेरे ये करने से पहले ही अगर दाब बहुत ज्यादा हो, पहले से ही अगर दाब मेरे करने से पहले, हेनरी का नियम मतलब मुझे करना है, ठीक है, अगर पहले से ही अगर दाब अगर ज्यादा होगा तो ऐसी गैसें फिर तो उसमें पहले से ही ज्यादा विलेय हो चुकी होंगी, और फिर ये सोचे कि मैं दाब बढ़ाऊं और विलेयता बढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो दाब बहुत अधिक ना हो तथा इसी में जोड़ देता हूं ताप बहुत कम ना हो, बहुत कम ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ताप बहुत कम होगा तो उस गैस का गैसीय रूप में अस्तित्व द्रव में बदल जाएगा। अगर बहुत ताप कम है, ताप ज्यादा ही कम है, तो अब वो गैस गैसीय रूप में ना रहते हुए द्रव रूप में बदल जाएगी। तो अब वो विलयन गैस द्रव विलयन नहीं होगा बल्कि द्रव डैश द्रव विलयन होगा। इसलिए गैस का अपना अस्तित्व गैसीय ही रहे तो ताप बहुत कम ना हो। ठीक है? बहुत ज्यादा तापक्रम मत गिराइए और ना ज्यादा बहुत दाब पहले से हो। अगर पहले से ही बहुत अधिक दाब हुआ तो गैसें पहले से ही ज्यादा विलय है, फिर अगर मैं दाब बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। राइट? 2 हो गया। तीसरे पॉइंट में हम क्या कह के दे सकते हैं हम लोग? तीसरा पॉइंट,
तीसरे पॉइंट को बताने से पहले ये क्वेश्चन समझ में आया जो बात मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं। NH3 और HCl गैसों की जल में विलेयता पर हेनरी का नियम लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन गैसों का जल में आणविक रूप बदल गया। कैसे बदल गया? ये गैसें जल में यौगिक बना रही है ये वाली, और ये जल में आयनित हो रही है। लेकिन बेंजीन के अंदर ये वाली गैसें, लिसन, NH3, HCl गैसें बेंजीन के अंदर हेनरी के नियम को फॉलो करती हैं। मतलब इन गैसों की इस वाले विलायक में आणविक रूप परिवर्तित नहीं होता। ना तो NH3 बेंजीन के अंदर यौगिक बनाएगी बेंजीन के साथ, और ना ही HCl बेंजीन में आयनित होगी। मतलब इन गैसों की इस वाले विलायक में बेंजीन के अंदर विलेयता बहुत कम होती है। हम ऐसी स्थिति में दाब बढ़ाकर विलेयता को बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई बात, हेनरी के नियम की बात, ये एक प्रश्न बनाया जाए, समझ में आ गया। तो हेनरी के नियम का और भी लिमिटेशन, सीमाओं में हम क्या क्या दे सकते हैं, बहुत दे सकते हैं। इनको अपन अलग अलग कर सकते थे बेटा, इनको एक अलग ही बना देते, इसको अलग बना दो, आप ऐसा कर सकते हैं। गैस का आणविक रूप द्रव के अंदर नहीं बदलना चाहिए, मतलब वो या तो यौगिक बनाए ना वो आयनों में टूटे। और ये भी कह सकते हैं विलयन अत्यंत तनु होना चाहिए। विलयन का प्रकार कौन सा है? गैस का द्रव में विलयन तनु होना चाहिए। अब तनु होने का मतलब क्या है? देखिए ये सारे पॉइंट एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। विलयन तनु होना चाहिए का अर्थ यह है बेटा कि वो गैस उस द्रव में पहले से ही बहुत कम घुली हो। ये बात तो अपन बार बार कह रहे हैं, वो गैस उस द्रव के अंदर पहले से कम घुली हो, और पहले से कम घुली होगी तो इसका अर्थ है कि वो डाल्यूट विलयन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट हेनरी के नियम की सीमाएं की बात कर सकते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाओं में, या हेनरी का नियम क्या समझाता, डायरेक्टली आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, एनसीईआरटी बुक दिख रहे हैं, तो आप हेनरी के नियम को डायरेक्टली ये वाला याद रखेंगे, ये वाला, राइट, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। वो कैसे प्रूव किया, वो बात मैंने यहां से उठाकर वहां जाई थी। मैंने कहा था मात्रा को मोलों की संख्या को मोलन्स के रूप में व्यक्त किया जाए, और ये तमाम बातों को प्रूव करते हुए हम वो बात लेकर गए थे। इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको हेनरी के नियम की लिमिटेशन बताई। हेनरी के तमाम अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग का मतलब हेनरी का नियम कहां का उपयोग कर सकते हैं। एक तो आपने व्यवहारिक उदाहरण देखा था, कोल्ड ड्रिंक्स एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता अधिक रहे, इसके लिए CO2 गैस को उच्च दाब पर भरकर रखा जाता है, राइट, बोतलों को उच्च दाब पर रखा जाता है। इसके अलावा जो गोताखोर होते हैं ना, वो गोताखोर जब समुद्री सतह से नीचे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाने से क्या होता है, उनके रक्त में वायु अधिक विलय हो जाती है। वायु जब अधिक विलय हो गई तो क्या होगा, उनके रक्त में वायु ज्यादा विलय हो गई तो ऑक्सीजन भी विलय ज्यादा हो गई, और वायु में होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दाब अधिक होने के कारण ज्यादा विलय हो गई। गोताखोर जब समुद्री सतह से नीचे समुद्र की गहराइयों में गए, इज दैट क्लियर? जब वो बाहर ऊपर आते हैं तो दाब कम होने लगा। जब दाब कम होने लगेगा तो अब रक्त में घुली हुई गैसें अर्थात O2N2 यानी वायु कम दाब के कारण बाहर निकलेंगी। तो ऑक्सीजन का उपयोग तो बेटा श्वसन प्रक्रिया में हो गया। जो ऑक्सीजन ली थी ना, वायु ली थी, वायु में ऑक्सीजन थी, उसका उपयोग तो हो गया। नाइट्रोजन का उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन नाइट्रोजन उच्च दाब के कारण विलय रही। लेकिन जब हम ऊपर आए, ऊपर मतलब गोताखोर समुद्री सतह से ऊपर आए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में वो वायु के बुलबुले बाहर निकले, N2 गैस रक्त से बाहर छोड़े तो वायु के बुलबुले बनते हैं। अब जब वायु के बुलबुले बनेंगे तो रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा बेटा, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, और भी तमाम तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। इस अवस्था को हम लोगों ने बेंड्स कहा है, बेंड्स, राइट, बेंड्स कहते हैं उस अवस्था को, ठीक है। जैसे जब वो व्यक्ति ऊपर आया तो हमने देखा कि उसकी एक तरह से सांस रुकी हुई, तो हमें कृत्रिम श्वसन देना पड़ता है, उसके मुंह पर अपना मुंह रखकर उसको ऑक्सीजन वायु देनी पड़ती है। तो ये कुछ घबराहट बेचैनी वाली जो स्थिति है वो सारे पॉइंट्स यहां पर लगते हैं। इसी तरह से जब हम लोग पर्वतारोही जो होते हैं, ऊंचे स्थानों पर दाब कम होता है तो उनके रक्त में ऑक्सीजन कम मिल पाती है, तो उनको भी ये परेशानी जनरेट हो जाती है। तो वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते, गोताखोर भी सिलेंडर लेकर जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर जाने वाले व्यक्ति जो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाए तो वहां भी दिक्कत, क्योंकि दाब कम होगा तो विलेयता कम होगी, तो उन्हें कमजोर होने लगते हैं, सोचने की शक्ति कम होने लगती है। उस अवस्था को एनोक्सिया कहा जाता है। ये सब
एनसीईआरटी बुक का मटेरियल था, ठीक है ना। आपको अपनी बुक के अनुसार ये नियम को याद रखना। अब मैं आपको इस मॉड्यूल के अंतर्गत एक लास्ट हेडिंग ये ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट नई जो हेडिंग पर मैं डिस्कशन आपको कराने जा रहा हूं वो क्या है वो देखिएगा। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है वाष्प दाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आगे का पूरा मटेरियल बेटा वाष्प दाब पर आधारित होगा, इसलिए आप वाष्प दाब, यूं तो हम लोगों ने 11th क्लासेस के चैप्टर में भी हम लोगों ने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था। देखिएगा वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, ये क्या होता है? वेपर प्रेशर, इज दैट क्लियर? ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बेटा कोई द्रव भरा हुआ है बेटा, ठीक है ना, द्रव, ठीक है ना। ये कंटेनर के अंदर द्रव भरा हुआ, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि कंटेनर में जब ये द्रव भरा हुआ तो ये द्रव के कण बाहर निकलते हैं वाष्प के रूप में। जब ये कण वाष्प के रूप में, अगर ये पात्र खुला हुआ हो तो द्रव के कण वाष्प के रूप में बाहर जा रहे हैं, और अगर इस पात्र को बंद कर दें तो क्या वाष्पन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इस बात का आप प्रैक्टिकली उदाहरण कैसे समझ सकते हो? एक गिलास में पानी भरिए, आधा भरिए, और उसको तस्तरी से ढक दीजिए। जब प्लेट से ढक देंगे और कुछ समय बाद जब प्लेट को आप उठाएंगे तो आप पाएंगे प्लेट के नीचे पानी जमा हो गया। ये कहां से आया? ये उसी द्रव की वाष्प के कण संघनित होकर वो प्लेट के नीचे वाले हिस्से पर जमा हुए, ठीक है ना। तो ये जो कण है, ये क्या है? इसी द्रव के वाष्प के कण है, ठीक है। तो शुरू में क्या हो रहा था बेटा? द्रव का वाष्प में बदलना हो रहा है, ठीक है ना। अगर पात्र को बंद के बजाय खुला छोड़ दिया जाए तो ये वातावरण में विलीन हो जाएंगे, और अगर बंद कर दिया जाए तो इस स्पेस में, इस खाली स्पेस में क्या होगा? खाली स्पेस के अंदर वाष्प के कण एकत्रित हो रहे हैं। कुछ समय पश्चात ये वाष्प के कण भी द्रव में बदलना चालू कर देंगे, यानी ये भी नीचे की तरफ जाने लगे, क्योंकि कणों में टकराट होने के कारण ये अब द्रव की सतह पर दाब डालेंगे तो ये अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाष्प और ये बेटा द्रव, और उस स्थिति में स्थापित हो जाएगा क्या? साम्य। अब अगर मैं ये वाष्प को यहां पर अगर मैं दाब मापी यंत्र जोड़ दूं, ठीक है ना, बैरोमीटर जो दाब मापी यंत्र है वो जोड़ दिया जाए, जिसमें यहां पारा भरा रहता है बेटा, मरकरी भरी रहती है, क्या पता करने के लिए? ये पता करने के लिए ये क्या लगा दिया मैंने? दाब मापी यंत्र, बैरोमीटर, ठीक है। ये पता लगाने के लिए कि इस वाष्प का दाब कितना है, वाष्प का दाब, ठीक है। ये मरकरी भरा रहता है इसके अंदर, तो ये वाष्प के कण इस मरकरी पर दबाव डालते हैं तो मरकरी अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठ जाएगी। अब ये कितना ऊपर उठी? तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, H हाइट मालूम चल जाए तो DHG, P बराबर DHG, इस तरह का एक पहले चैप्टर में एक फॉर्मूला था। दाब बराबर ये घनत्व, ये हाइट, ये गुरुत्वजनित त्वरण, राइट। ये तो अगर मुझे ऊंचाई मालूम चल जाए, D का मतलब होता है पारे का घनत्व, G का मतलब होता है गुरुत्वजनित त्वरण। पारे का घनत्व भी बेटा कांस्टेंट स्थिर रहता है, और गुरुत्वजनित त्वरण भी हमारा 980 या 9.8 अगर अपन m के इसमें कहें स्थिर रहता है। तो हाइट की वैल्यू मालूम चल जाए तो मैं P कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? अब सोचिए, अगर ये वाष्प के कण मरकरी जैसे उच्च घनत्व वाले द्रव पर बल लगाकर इसे ऊपर उठा सकते हैं, ये हाइट H ऊपर उठा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि ये वाष्प के कण इस द्रव की सतह पर भी दाब डालते हैं। इसका मतलब ये वाष्प के कण द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं, कब? साम्यावस्था पर, क्योंकि साम्यावस्था पर ये दोनों दरें बराबर होती है, द्रव की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति और वाष्प की द्रव में बदलने की प्रवृत्ति, यानी वाष्पन की दर और वाष्प का द्रव में बदलने की प्रवृत्ति दोनों बराबर होती है। तो साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प दाब की परिभाषा क्या है बेटा? साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को, द्रव की सतह पर डाले गए दाब को क्या बोलेंगे बेटा? दाब को वाष्प दाब कहते हैं। इस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया आपको कि ये वाष्प के कण साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर, जो अब कितना वाष्प दाब डालेंगे ये बात हम लोग यहां से मेजरमेंट करते हैं, हमें कुछ मात्रक मालूम होना चाहिए। जैसे एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है बेटा 1.013 बार, 1.013 बार, या मैं कह सकता हूं
776 सेंटीमीटर Hg, या मैं कह सकता हूं 760 मिलीमीटर Hg, या मैं कह सकता हूं 760 टॉर। ये सब दाब के मात्रक है बेटा, टॉर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, बार, सेंटीमीटर Hg, मिलीमीटर Hg, टॉर, ये सब दाब के मात्रक है जो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है बेटा? एक वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के स्तंभ की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर होता है। कितनी? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रही बाजदाब की बात। अब बाजदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सोचिए, प्रभावित करने वाले कारक बेटा। अब बाजदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो कारक होता है बेटा क्या? इस द्रव की प्रकृति। अगर द्रव के कणों में, द्रव की प्रकृति, द्रव के कणों में लगने वाला आकर्षण कम है, यानी अंतर आणविक आकर्षण अगर कम होगा, अंतर आणविक आकर्षण, कणों में लगने वाला आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण अगर कम है तो बेटा वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो बाजदाब भी ज्यादा होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आकर्षण मजबूत है तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प के कण द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं, जिसको बाजदाब कहते हैं, वो कम होगा। इज दैट क्लियर? एक। दूसरी बात, ताप। आपको मालूम है कि ताप बढ़ाने से क्या होगा? तो जो अंतर आणविक आकर्षण है वो कमजोर होगा। तो ताप बढ़ाने पर, ध्यान से सुनिएगा, ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण कम होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो बेटा आकर्षण में कमी आएगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो बाजदाब भी ज्यादा होगा। यानी जैसे इस बात को आप ये सोचो कि अगर आप गर्मियों के दिनों में अपने कपड़ों को सुखाएं तो आप कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि तापक्रम ज्यादा है। सर्दियों के दिनों में उन कपड़ों को सूखने में कम लग रहा है, मतलब समय लग रहा है, इसका मतलब वहां ताप, उस वक्त का तापक्रम कम है। जब आप इधर से निकल रहे हैं तो आप देख रहे हैं किसी जगह पानी फैला हुआ था और उधर से लौट कर आए तो पानी नजर गायब हो गया। क्या मतलब है? बांस बनकर उड़ गया। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण में कमी होगी, और अंतर आणविक आकर्षण अगर कम होता है तो बेटा वाष्प ज्यादा बनेगी और बाजदाब भी ज्यादा होगा। तो आज के वीडियो में हमारा मेन फोकस था गैसों की द्रव्य विलीयता और उसे प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा कौन था बेटा? दूसरा पॉइंट था हमारा आज वाष्प दाब और उसे प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है कि आप इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। बाजदाब, आकर्षण अगर ज्यादा लगेगा तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो बाजदाब भी कम होगा। ताप बढ़ाने पर आकर्षण में कमी आती है तो बाजदाब बढ़ता है। इज दैट क्लियर? अगले मॉड्यूल में हम लोग डिस्कशन आगे की कहानी पर करेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।